बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया है कि 20% फीस में कमी का हुक्म पूरे मुल्क के स्कूल्स के लिए है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 5,000 से ज़्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूल्स पर लागू होगा। फीस में कमी का हुक्म सिर्फ 20 या 22 स्कूल्स के लिए नहीं है। जस्टिस साकिब निसार ने यह भी कहा कि अगर किसी को अदालती हुक्म पर इबाम है तो पढ़ कर सबको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में मुल्क भर में 5,000 रुपए से ज़ायद फीस लेने वाले निजी स्कूलों को फीस में 20% कमी करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद काफ़ी स्कूलों ने इस हुक्म पर अमल किया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने अपने हुक्म में कहा था कि प्राइवेट स्कूल फीस में सालाना 5% से ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकेगी, और अगर 5% से ज़्यादा इजाफा करना हुआ तो रेगुलेटरी बॉडी से इजाज़त लेना होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये फैसला इमरान खान ने किया हो या किसी और ने, उन्हें कबूल नहीं। वो बिल्ले को दूध की रखवाली देने के खिलाफ हैं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। उनका कहना था कि चोरों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन बनाने से बेहतर है एहतसाब ही खत्म कर दें। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली को भेजने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि शेख रशीद ने वजारत में पहले भी करप्शन की, अब भी करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जायदाद जुए, भत्ते और हराम की कमाई से बनाई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद ने कश्मीर कॉज और कश्मीरियों से गद्दारी की। मुअज़्ज़िज़ ऐवान में उनका होना ऐवान की तौहीन है। स्पीकर से शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने की इस्तदा करेंगे। आगे बढ़ते हुए अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को उन्होंने चैम्बर में तलब किया और कहा कि एक दरख्वास्त आती है, लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है। चेयरमैन नैब ने चैम्बर में चीफ जस्टिस को वजाहत पेश की। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद के अस्पतालों की हालत एजार के केस की समाअत। वकील CDA ने बताया, जमीन के हसूल के मामले में नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब अदालत में पेश हों। एक दरखास्त आती है तो लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? जो आता है उस पर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है और अपने काम करवाती है। क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दें। नेकी का काम हो रहा हो, नैब टांग अड़ाकर बदनामी कर देता है। CDA के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब का? नैब की तहकीकात करने का कोई मयार है या नहीं? बहरीन हुकूमत 10 अरब रुपए देने को तरस रही है। नैब ने अदालती अहकामात की तजलील शुरू कर दी। बाद में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की इन चैम्बर समाअत की। चेयरमैन नैब ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। चेयरमैन CDA, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और मेंबर स्टेट खुशहाल खान खटक चैम्बर में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने मेंबर स्टेट खुशहाल खान खटक पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी अदालत को गुमराह किया। वजीर आजम को खुशहाल खान की तब्दीली का खत लिखा जाए। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के असासों की तफसील आ चुकी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के असासों की तफसीलात आ चुकी। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सरसरी समाअत के बाद NRO केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इस्तफसार पर चीफ जस्टिस को बताया गया कि दरखास्त गुजार फेरोज शाह गिलानी अलील हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। दरखास्त गुजार फेरोज शाह गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि NRO के जरिए मुख्तलिफ लोगों के करप्शन केसेस खत्म किए गए। ऐसा करने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। लूटे पैसे वसूल किए जाएं। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ है। अफगान मसले के हल में इलाकाई ताकतों का किरदार अहम है। भारत से मरकजी तनाज़ा कश्मीर है, जिस पर नई दिल्ली बात करने को तैयार नहीं।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के सरबराहों का इजलास अहम होगा। मुलाकात से कबल वजीर आजम ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी। वजीर आजम ने पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल से भी खिताब किया। 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही। मामला 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों के इंतजाम की मुंतकिली का है। अगर सूबे सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? उन्होंने रजा रब्बानी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप चाहते हैं वफाक सिर्फ ग्रांट दे, बाकी किरदार सूबों का हो। क्या गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें? अगर सूबे सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? क्या सूबे को सेहत के शोबे का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए? क्या वफाकी हुकूमत लोगों को सहूलियात फराहम करने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अपने दलाइल में सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि अदालत ने मुख्तलिफ सवालात उठा रखे हैं, मुनासिब होगा कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही। इशू 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों की तहलील का है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रजा रब्बानी ने कहा कि अगर अस्पताल सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन का आर्टिकल वुकत खो बैठेगा। 18वीं तरमीम को अदालत ने भी आइनी और दुरुस्त करार दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहते। अदालत के सामने सवाल कानूनी है और अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते की तशरीह करनी है। रजा रब्बानी साहब, आपकी तवील सियासी जद्दोजहद है। आप जैसी शख्सियत को छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए। आपके मुताबिक वफाकी हुकूमत अस्पताल बनाकर सूबे के हवाले कर दे। आप चाहते हैं वफाक सिर्फ ग्रांट दे, बाकी किरदार सूबों का हो। केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई और इस्तेमाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने काम करना है या बार बार हम ही हुकूमत पर जोर डालते रहेंगे। 3 सूबों में PTI की हुकूमत है, बताए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? अदालत उस्मा ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए चारों चीफ सेक्रेटरीज, एंटी नार्कोटिक्स डिवीजन के इंचार्ज और मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज को इजलास बुलाकर 1 हफ्ते में एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को वफाकी और सूबाई ज़मीन की फ़रोख्त से रोकते हुए वफाक और सूबों की रेलवे अराजी से मुतालिक मामला निपटा दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पाकिस्तान रेलवे को किसी हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त नहीं होगी। शेख रशीद ने कहा कि किसी को एक मरला भी नहीं देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा केस की समाअत की। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे की ज़मीन वफाक की मिल्कियत है। सूबे रेलवे की अराजी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर बेच नहीं सकते। शेख रशीद ने कहा कि हम रेलवे की एक मरला ज़मीन भी नहीं बेच रहे। 3 से 5 साल की लीज पर कुछ अराजी दे रखी है। रेलवे अराजी से सालाना 3 अरब रुपए की आमदन हो रही है। अगर लीज खत्म करते हैं तो रेलवे का माली नुकसान होगा। अदालत ने रेलवे को वफाकी और सूबाई ज़मीन की फ़रोख्त से रोक दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि जो ज़मीन रेलवे के इस्तेमाल में है उसे फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। वफाक और सूबों की मिल्कती ज़मीन को रेलवे 5 साल से ज़्यादा की लीज़ पर नहीं देगा। ऐसी अराजी जो रेलवे ऑपरेशन के लिए दरकार नहीं, सिर्फ 5 साल लीज़ पर दी जा सकती है। पाकिस्तान रेलवे को किसी हाउसिंग सोसाइटी को बनाने की इजाज़त नहीं होगी। और अभी बात करेंगे FBR ज़राए का कहना है कि एमनेस्टी स्कीम 2018 के तहत नाजायज़ ज़राए, मुनशियात और मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। अगर किसी भी सतह पर साबित हो जाए कि एमनेस्टी से नाजायज़ धन सफ़ेद किया गया है तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओमनी ग्रुप ने 4 अरब 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम पर एमनेस्टी हासिल कर रखी है। इनकी कमाई नाजायज़ साबित हुई तो कार्रवाई होगी। ओमनी ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अनवर मजीद ख़ानदान ने 4 अरब 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम पर एमनेस्टी हासिल की। जबकि एमनेस्टी स्कीम वाज़ेह है कि गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा रकम को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग और मनशिया से कमाई गई दौलत को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। ये कहना है FBR ज़राए का। इन ज़राए के मुताबिक अगर किसी भी वक्त साबित हो जाए कि नाजायज़ ज़राए से हासिल करदा रकम पर एमनेस्टी ली गई है तो ऐसी रकम को फराहम करदा रियासती तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा। टैक्स चोरी को इसी सूरत तहफ़्फ़ुज़ है
اگر یہ 10 ارب روپے سے کم ہو۔ ادھر FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت میں ثابت کریں گے کہ اومنی گروپ کی کمپنیوں نے رقم ناجائز ذرائع سے کمائی اور انہیں ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے پر عدالت سے سزا دلوائی جائے گی۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان نے FATF کی سفارشات پر عمل درآمد رپورٹ FATF ہیڈ کوارٹرز کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں پاکستان کے تمام متعلقہ اداروں کی طرف سے FATF کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں تفصیل شامل ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے۔ اشرف، کیا کہا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ یہ جو رپورٹ جو تیار کی گئی ہے اس میں پچھلے 3 سال کا ڈیٹا شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق 3677 مشکوک ٹرانزیکشن تفصیلات زر کی پکڑی گئی تھی، جن کے ذریعے پاکستان کی اتھارٹیز کو شک تھا کہ شاید یہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں صرف 11 سال کے دوران، جو گزشتہ سال 2018 کے دوران 1167 ٹرانزیکشن تھیں، ان سب کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور جس میں مختلف اداروں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے وہ بہتر بنایا گیا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا اشرف ملخم۔ اور ابھی بات کریں گے 6 ماہ سے مصری بندرگاہ پر پھنسے 6 پاکستانی ابھی تک گھر نہ لوٹ سکے۔ ان پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری جلد وطن واپسی کو یقینی بنائے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے قسیم سعید سے۔ قسیم، کس حال میں ہے یہ 6 پاکستانی اور ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے ابھی تک کوئی کوشش ہوئی ہے؟ جی جنید، 6 ماہ ہو چکے ہیں اس بات کو اور ابھی تک سی ہاؤس 2 کو محصولات کی عدم ادائیگی کے باعث جو ہے وہ ریڈ سی پورٹ اتھارٹی نے اپنی تحویل میں لے کر نیلام کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن سفارت خانے کی متعدد کوششوں کے باوجود جو 6 پاکستانی ہیں بشمول کپتان کے، ان کو وطن واپس نہیں لایا جا سکا ہے، اور وجہ یہ کہ ان کے جو سفری دستاویزات ہیں وہ پورٹ اتھارٹی کے پاس ہیں اور وہ ابھی تک حکومت پاکستان نکلوانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ وہاں جو عملہ موجود ہے، سی مین موجود ہیں، اس کے علاوہ انجینئرز موجود ہیں، کوک ہے اور کپتان ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اور خاص طور پر دفتر خارجہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ اور جی، بہت شکریہ آپ کا قسیم سعید۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے۔ اپنے اندرونی دباؤ، تقسیم اور خراب پرفارمنس پر پردہ ڈالنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر جھوٹی سرجیکل سٹرائک کا پروپیگنڈا کرنے اور پاکستان کے خلاف جنگی جنون ابھارنے کا ڈرامہ شروع کرنے کی تیاریاں ہیں۔ بی جے پی کے گھر کے بھیدی نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ بی جے پی کے رہنما سبرامینیم کا کہنا تھا کہ انتخابات پرفارمنس پر نہیں، جذبات پر جیتے جاتے ہیں۔ سبرامینیم نے مودی سرکار کو انتخابی مہم میں پرفارمنس کے بجائے ہندوازم ابھارنے کا مشورہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو مزید بڑھاوا دیں گے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش کریں گے۔ Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.